हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंबल पर। तो दोस्तों, 2020 सी टेट के लिए एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि जितने भी विद्यार्थी सी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं आने वाले अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सी टेट के एग्ज़ाम को कैसे हम क्वालिफाई करें। तो सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी इतना कठिन नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास में जो सी टेट की जो तैयारी की सामग्री है वो पर्याप्त हैं, या हमने साल भर या कुछ महीनों से जो तैयारी हमने की है वो हमारे लिए भी पर्याप्त है। तो सी टेट को क्वालिफाई करना हमारा भी लक्ष्य है। और किस प्रकार से हम सी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो अभ्यर्थी होते हैं जो सीटेट की तैयारी काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उनके द्वारा क्वालिफाई नहीं हुआ गया है। तो सीटेट को क्वालिफाई कैसे किया जाए और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, और सीटेट के लिए हमें ऐसे कौन से सवालों को ढूंढना है जिनका आंसर हम सटीक तरीके से दें, और इसकी तैयारी के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और अगर कोई भी मित्र मेरे इस वीडियो चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरे इस चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दे रखा है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए जो विद्यार्थियों के लिए और आवेदकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि सी टेट को क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जितना भी सी टेट का सिलेबस है उसको लीगल तरीके से समझना है। तो चलिए हम लीगल तरीके से सी टेट के सिलेबस को समझते हैं। सी टेट 2020 का जो सिलेबस, अब देखिए सिलेबस को सी टेट ने 4 भागों में बांटा है। एक तो लैंग्वेज फर्स्ट। अब देखिए लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं हम, या तो हम हिंदी को चुनते हैं या फिर इंग्लिश को चुनते हैं। लैंग्वेज सेकेंड, लैंग्वेज सेकेंड के अंदर हम क्या करते हैं, या तो इंग्लिश को चुनते हैं या फिर हिंदी को चुनते हैं। तो बात एक ही है, चाहे आप पहले हिंदी चुनिए चाहे आप बाद में इंग्लिश चुनिए। लेकिन जब हम सी टेट का फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमें लैंग्वेज के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि हमें कौन सी जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट रखनी है और कौन सी जो लैंग्वेज है वो सेकंड रखनी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप फर्स्ट में हिंदी लोगे तो सेकंड में भी हिंदी वाले सवाल उससे रिलेटेड भी आएंगे, और आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लोगे तो फर्स्ट वाले लैंग्वेज जो इंग्लिश होगी उससे रिलेटेड ही सवाल आएंगे। तो हम बात करते हैं इनकी। तो इसके भी 30 नंबर और इसके भी 30 नंबर। अब मान लीजिए जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, 15 नंबर की ग्रामर। बाकी कुछ सवाल होते हैं वो पैराग्राफ्स यानी पद्यांश से संबंधित होते हैं, कविता से संबंधित होते हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड सवाल भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम जब सिलेबस को समझ लेंगे और उस समझे हुए सिलेबस के आधार पर हम रीडिंग करेंगे तो हो सकता है कि हमारी ये लैंग्वेज क्लियर हो जाए और इनसे जो भी रिलेटेड सवाल है वो भी क्लियर हो जाए। फिर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी 30 सवाल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 15 नंबर की तो होती हैं पेडागोजी और 15 नंबर का होता है वोकैब।
पेडागोजी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो पैराग्राफ से संबंधित होते हैं और कुछ पोएम से संबंधित सवाल होते हैं। वोकेब के अंदर क्या होता है, जो हमारी ग्रामर होती है, जैसे लोकोक्ति होते हैं, मुहावरे होते हैं, एंटोनियम सिनोनियम होते हैं, और जितने भी सेंटेंस वर्ड्स होते हैं वो इस वोकेब के अंदर माने जाते हैं। यानी लगभग पूर्णतः ग्रामर इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। तो ये भी 15 नंबर की होती हैं और ये भी 15 नंबर की होती हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज की बात हो गई। अब बात करते हैं टीएम। ये जो टीएम है वो इस सिलेबस से अलग नहीं है, यानी इन लैंग्वेज के अंदर ही ये सिलेबस बना हुआ है। टीएम का मतलब होता है टीचिंग मेथड, यानी अध्यापन करवाने का जो तरीका होता है वो। तो लैंग्वेज चाहे हिंदी ही हो चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, इसके अंदर टीएम से संबंधित कुछ सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए टीएम से संबंधित 5 सवाल भी आ सकते हैं, 6 सवाल भी आ सकते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचिंग सवाल भी आएंगे, इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचिंग सवाल भी आएंगे। अब आगे नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है वो चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी भी होती है। ये भी हमारे 30 नंबर की होती हैं। ये जो सीटेट के अंदर हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस पार्ट माना जाता है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्डली होते हैं। यानी अचानक हमारे सामने इनके सवाल ऐसे आते हैं कि हमें एक बार तो पता ही नहीं चलता है कि ये सवाल कहाँ से आया, यानी ये सवाल कहाँ से दिया गया है। हालांकि होता है वो हमारे सिलेबस से, लेकिन इनके सवालों को हल करने का जो सबसे आसान तरीका है वो पढ़ाई पर निर्भर नहीं होता है। यानी इनके जो सैद्धांतिक होते हैं, इनके जो सिद्धांत होते हैं, इनके जो भी अर्थशास्त्र के जो भी ज्ञाता होता है, जो शिक्षा शास्त्र का विद्वान होता है, उनके सिद्धांत तो हम बुक में से पढ़ लेते हैं, और बुक में से पढ़ा हुआ जो भी सिद्धांत इसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर दे दिया जाता है तो हम उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिक और कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें बुकों में भी नहीं मिलता है। उनका जो जवाब है वो हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हमें उनको देना पड़ता है। तो इसके अंदर भी जो 30 नंबर होते हैं इसके अंदर भी टीएम का सवाल बनते हैं। वो भी तरीका होता है कि जैसे किसी बच्चे को साइक्लो की दृष्टि से हमें उस बच्चे का विकास करना है पूर्णतया। मानसिक दृष्टि से कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, कोई विकलांग है, अपने हाथों से नहीं लिख पाता है, कोई आंखों से नहीं देख पाता है, तो वो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमें यहाँ पर इस भाषा की दृष्टि से इस भाग के माध्यम से हमें बताया जाता है। तो ये भी 30 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए अभी तक? 90। अब अगले सिलेबस की ओर चलते हैं। अगला जो सिलेबस है वो है 60 नंबर का। प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, अगर आपको पता है कि वो 60 नंबर का सिलेबस कौन सा है तो प्लीज अभी तुरंत आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वो 60 नंबर का जो सिलेबस होता है वो होता है एसएसटी, शॉर्ट में बोलते हैं एसएसटी। अब देखिए एसएसटी के अंदर भी टीएम बनता है, यानी टीचिंग मेथड। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं वो होते हैं जो लगभग 12 या 13 आते हैं, वो आते हैं टीएम के। और ये भी टीएम के माध्यम से इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। 12 जो 13 होते हैं। बाकी जो सवाल मान लीजिए ये हैं, इसके अंदर जो 48 सवाल होते हैं वो एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट से ही आते हैं। जैसे एनवायरनमेंट का आ गया, हिस्ट्री का आ गया, जियोग्राफी का आ गया, तो सारे सवाल इसके अंदर एक साथ में दिया जाता है।
तो वो भी एक इम्पोर्टेंट भाग माना जाता है। तो ये जब तक ये सारा सिलेबस हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारे साथ में नहीं रहेगा और हमें ये महसूस नहीं होगा कि यही सिलेबस है और यही सिलेबस हमें तैयार करना है और इन्हीं सिलेबस के आधार पर सवाल आएंगे और इतना हमने कर लिया और उसके हिसाब से हमने तैयारी की, हालांकि हमने तैयारी भी की, हमारे पास में जितना भी तैयारी का जो तरीका था, जैसे ऑनलाइन पढ़ना, बुक से पढ़ना, बुक में से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के सवाल ढूंढना, अलग अलग प्रकार से हमें क्या बनाना, नोट्स बनाना, नोट बना के रीडिंग करना, नोट हमने पढ़े भी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सीटेट का एग्जाम है, हो सकता है कि अगस्त के महीने के अंदर किसी भी समय हो सकता है। तो अब हमारे पास में इतना समय भी नहीं बचा है कि हम सी टेट के इस सिलेबस को पूर्ण तरीके से एक बार रीडिंग कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखिए कि आपने जो भी नोट्स बनाए, जो भी आपने मॉडल पेपर सॉल्व किए, इनको आप शॉर्ट तरीके के माध्यम से एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ताकि आपके लिए वो थोड़ी सी आसानी बन जाए। तो इस प्रकार से सी टेट के अंदर 150 नंबर के सवाल बनते हैं और अब आपको पता ही है कि कम से कम मिनिमम हमें 60% क्वालिफाई के लिए तो लाने ही पड़ते हैं। तो 150 का 60% आपको पता ही है कि कितना होता है। अब बात करते हैं जो हमने सिलेबस पढ़ा है, मान लीजिए हमने तैयारी भी की है, सिलेबस भी पढ़ा है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाएंगे सी टेट का, तो उस समय हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी सवाल आता है, आप सवाल को एक बार जरूर समझिए। पेपर के अंदर जो सवाल आता है, सवाल को आप पढ़िए। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपको सवाल समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, को रिपीट कीजिए, पढ़िए, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए, यानी उस क्वेश्चन का हल आप उस समय मत ढूंढिए, फिर आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से आपको जो सवाल थोड़े से कंफ्यूजन में होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब दो होते हैं, यानी हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। तो कंफ्यूजन भी होती है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बात रखिए, आपको जो सटीक आंसर लगता है कि इसका सटीक आंसर ए नहीं बी होगा, तो आप तुरंत बी को ही राइट कीजिए। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आने वाले जो सवाल है, उन आने वाले सवालों को हम कैसे हल करें और कम से कम 20 नंबर, 30 में से 20 नंबर कैसे लाए ताकि हमें सी टेट एग्जाम क्वालिफाई करने में इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी एक सपोर्टर भाषा बने। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि पैराग्राफ से भी होंगे और ग्रामर से भी होंगे। तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो सी टेट के एग्जाम हुए और उनके जो पेपर हुए, उन पेपरों में से हमने कुछ ऐसे सवालों को ढूंढा है, यानी कुछ ऐसे सवालों को हमने सेलेक्ट किया है जो सी टेट के हर क्वेश्चन पेपर के अंदर बार बार रिपीट किए गए हैं, यानी बार बार पूछे गए हैं। तो उन सभी सवालों को पढ़ने के लिए, उन सभी सवालों को देखने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और हम आपको वो सवाल बताएंगे जो आने वाले एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ सवाल आने वाले सी टेट के एग्जाम के अंदर भी आए। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहिए और समझिए उन सवालों को। तो दोस्तों, सी टेट 2020 की दृष्टि से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो सी टेट के एग्जाम हुए, उन सी टेट के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं
उनमें से ही हमने कुछ ऐसे सवालों को सेलेक्ट किया है जो हर बार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किए गए हैं, यानी बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम उन सवालों के बारे में पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल पैराग्राफ के माध्यम से और वोकैब से संबंधित पूछे गए हैं। अगर आपको भी इन सवालों के बारे में या इन सवालों के आंसर आपको आते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब जरूर लिखिए। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सीटेट 2020 के एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सीटेट 2020। तो इसका पहला जो सवाल है वो है द फ्रेज ड्रॉप आउट मीन। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, जिसे हम वाक्य की दृष्टि से मानते हैं वाक्यांश। तो हमें यहाँ पर ड्रॉप आउट का अर्थ बताना है कि इसमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है टू विजिट, ऑप्शन बी टू लिव, ऑप्शन सी टू हैपन एंड ऑप्शन डी है टू बी इक्वल। टू विजिट का मतलब होता है अचानक कहीं पर जाना, यात्रा करना। टू लिव यानी छोड़ना, छुट्टी पर जाना। टू हैपन घटित होना। टू बी इक्वल एक समान होगा। तो इसका सटीक जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर बी। इसका आंसर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है विल एंड वो मीन। इन दोनों का अर्थ हमें बताना है। विल का मतलब होता है सुख और वो का मतलब होता है शोक, जिसे हम दुख बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ना और घटना। ऑप्शन बी प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि और एडवर्सिटी का मतलब होता है विफलता। ऑप्शन सी विद ए सैड मूड, यानी उदास मूड के साथ में। ऑप्शन डी है विदाउट प्रॉपर कॉज, बिना किसी उचित कारण के। तो हमारा इसका जो सटीक ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही सटीक उत्तर होगा। अगला जो हमारा सवाल है नंबर 3, द फ्रेज ड्रॉप इन सजेट्स। ड्रॉप इन, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉप आउट पूछा गया जिसका मतलब होता है छोड़ना। अब इसमें है ड्रॉप इन, तो ड्रॉप इन का भी हमें एकदम सटीक आंसर निकालना है। तो ऑप्शन ए है टू विजिट एक्सीडेंटली, अचानक किसी स्थान की यात्रा करना या किसी स्थान पर यात्रा के द्वारा पहुंच जाना। ऑप्शन बी है टू लिव, छोड़ना, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं इसका। ऑप्शन सी समथिंग हैपन, कुछ घटित हो जाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी टू अपीयर, अचानक कहीं पर पहुंच जाना या प्रदर्शित हो जाना। तो इसका जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा आंसर ए। क्या होगा? आंसर ए टू विजिट एक्सीडेंटली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बिना, सिर्फ इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ हमें यहाँ पर ढूंढना है और रियल में रैंडम का अर्थ होता है बिना, बिना किसी के। तो ऑप्शन ए है एट लास्ट मोमेंट, अंतिम पल पर। ऑप्शन बी फॉर हार्ड डेज, कठिन दिनों के लिए। ऑप्शन सी विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। और ऑप्शन डी है इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में। तो इसका जो आंसर होगा आंसर सी विदाउट एनी एम, यानी बिना किसी उद्देश्य के। विदाउट का मतलब होता है बिना और रैंडम का मतलब भी होता है बिना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल के सवाल भी बनते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल के सवाल इतने हार्डली होते हैं कि उनका आंसर देना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ही बिकेम ग्रेट मैन, अब देखिए यहाँ पर ही बिकेम द ग्रेट मैन भी हो सकता है, ही बिकेम ए ग्रेट मैन भी हो सकता है, लेकिन हमें वाक्यांश की दृष्टि से, इस सेंटेंस की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से इसको सही बनाना है। तो सही बनाने के लिए इसके अंदर जब हम ऑप्शन ए इसमें रखेंगे तब ये हमारा सेंटेंस सही बनेगा, ही बिकेम ए ग्रेट मैन। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी ए। अगला जो हमारा 6 सवाल है,
कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। इज ए डायलॉग बिटवीन, यानी बातचीत करने का जो संवाद किन के मध्य होता है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। तो ऑप्शन ए में 4 4 के बीच में, ऑप्शन बी 2 2 के बीच में, ऑप्शन सी 1 के बीच में, ऑप्शन डी 3 के बीच में, 3 के बीच में। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनको इंग्लिश में संवाद या कन्वर्सेशन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी यानी 2 सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है 7 टाइप्स ऑफ द टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सामग्री में सहायक होने वाली जो वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं। ऑडियो एड्स यानी स्वर्णात्मक सामग्री, विजुअल एड्स दर्शनात्मक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स दोनों दर्शनात्मक और स्वर्णात्मक सामग्री, या डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो अक्सर हम ऐसे सवाल आते हैं तो कंफ्यूजन में होते हैं कि शायद ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये दोनों अनुमान लगा के हम क्या करते हैं, इस सी वाले ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला जो एट क्वेश्चन है वो है द एंटोनियम फॉर द वर्ड जस्टिस, यानी जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो न्याय का विपरीतार्थिक अर्थ बताना है, यानी इसका उल्टा क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में है अनजस्टिस, अन्याय, सॉरी ऑप्शन ए में है इनजस्टिस, अन्याय, ऑप्शन बी में है अनजस्टिस, इसका भी मतलब होता है अन्याय, और नॉन जस्टिस न्याय नहीं होना, या फिर डी हेट नफरत। तो डी इसमें से निकल जाएगा, डी नहीं होगा, सी भी इसमें से निकल जाएगा, सी भी नहीं होगा। अब हमारे पास में दो विकल्प बचे हैं। अब देखिए इनजस्टिस और अनजस्टिस, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, यानी अन्याय। लेकिन इसका जो एकदम सटीक जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, इनजस्टिस। तो इसका जो एंटोनिम क्या होगा, इनजस्टिस। अगला जो हमारा 9th सवाल है, द एंटोनिम फॉर द वर्ड बेनिफिशियल इज। बेनिफिशियल का आपको सबसे पहले अर्थ मालूम होना चाहिए। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक। तो हमें लाभदायक का उल्टा ढूंढना है। तो अब देखिए ए में लक, लक का मतलब होता है भाग्य, ये नहीं होगा। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। तो लाभदायक और हानिकारक ये दोनों आपस में विपरीत हैं। सी लॉस, खोना, डी एंड यानी समाप्त होना। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा उसका ये होगा डी, यानी बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, जिससे हमें नुकसान पहुंचे। अगला जो हमारा सवाल है 10, द सिनोनिम फॉर द वर्ड अर्ज इज। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, बोलते ना अर्ज किया, वैसे अर्ज जो ये वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ होता है निवेदन करना। तो हमें इसका समानार्थी अर्थ ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, जिसे हम कभी कभी बोलते हैं ना पर्यायवाची। तो ए में अर्ज, अर्ज का अर्ज होता है नहीं होगा। बी प्लेड, प्लेड का मतलब होता है अति निवेदन, अति विनम्र निवेदन करना। फैट का मतलब होता है विश्वास, और प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। तो इन दोनों में से एक होगा और वो होगा हमारा कौन सा, प्लीड। प्लीड का मतलब होता है अति विनम्र निवेदन करना। अगला हमारा जो सवाल है 11, द सिनोनिम फॉर द वर्ड कनिंग। कनिंग का अर्थ होता है चालाक, जो बहुत ही होशियार होता है ना उसे बोलते हैं चालाक। तो ऑप्शन ए में ग्रो नहीं होगा।
फोस्टर, फोस्टर भी नहीं होगा। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब रियल में होता है चालाक। और अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब भी होता है चालाक। अगला जो हमारा सवाल है 12, द एम्स ऑफ द टीचिंग ग्रामर आर, व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य है। यानी अगर हम किसी बच्चे को विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। ऑप्शन बी, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सही पैटर्न को समझाना। ऑप्शन सी, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, या फिर भाषा के सही दृष्टिकोण को समझाने का विकास करना। फिर या फिर ऑल ऑफ द एबोव, या उपयुक्त सभी। तो ये इसके अंदर तीनों उद्देश्य एक समान होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो सवाल आया है ये टीचिंग मेथड का सवाल है, जिसे मैंने बताया था टीएम यानी टीचिंग मेथड का क्वेश्चन। तो इस प्रकार के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक योग्यता का उच्च स्तर क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है संज्ञानात्मक योग्यता। तो इसमें से हाईएस्ट लेवल ढूंढना है, कौन सा है? ऑप्शन ए में है नोविंग यानी जानकारी। ऑप्शन बी में है अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। फिर ऑप्शन सी एवेल्यूशंस, एवेल्यूशंस का मतलब होता है मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है एनालाइजिंग यानी विश्लेषण। तो इसका जो संज्ञानात्मक योग्यता में जो सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है वो है एनालाइजेशन यानी मूल्यांकन। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पोएट्री रिसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्ष में कविता पाठ का, भाषा कक्ष में कविता पाठ का उद्देश्य क्या माना जाता है? अब देखिए यहाँ पर है रिसिटेशन। रिसिटेशन का मतलब होता है स्वर पाठ करना, यानी एक साथ टीचर के साथ में बच्चे भी जो पाठ पढ़ते हैं, जो कविता पढ़ते हैं, उससे बोलते हैं रिसिटेशन यानी स्वर पाठ करना। तो उसका क्या उद्देश्य है? टू एप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। अगर मान लीजिए कोई टीचर कविता पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं तो उसमें क्या होगा? कविता की सराहना और कविता के बारे में बताना या उसके पढ़ते हुए उसका आनंद लेना। ऑप्शन बी, टू देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, या फिर कविता के बारे में अपने राय देना, मत देना, तर्क देना। ऑप्शन सी, टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, या तो कवि के कार्यों के बारे में उसमें बताना। या फिर ऑप्शन डी, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पोएम, या फिर जो कविता है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, ये एकदम लीगल सही रूप से इसका आंसर होगा। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए। कौन सा सही होगा? आंसर ए, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। अब अगला जो हमारा सवाल है वो है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ द लैंग्वेज, इनमें से कौन सा भाषा कौशल, इनमें से कौन सा भाषा कौशल
पढ़ाई के विकसित नहीं करने का तरीका है। तो इसमें से कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है द फोनिक्स मेथड। फोनिक्स मेथड का मतलब होता है ध्वन्यात्मक विधि जिसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। द स्ट्रक्चर मेथड संरचनात्मक विधि। द इलेक्ट्रिक मेथड एंड द हिस्टोरिक मेथड। तो ये तीनों तो इसमें जुड़ते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों तो इसके अंदर जुड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन जो बी है वो इसके लिए नहीं होता है, यानी संरचनात्मक विधि इसमें यूज नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, यानी द स्ट्रक्चर मेथड, बनावटी जो तरीका होता है वो इस भाषा कौशल के अंदर नहीं अपनाया जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है 16, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यूनिट टेस्ट की जो अभिरुचि है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है प्रमाणिक। ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, इसका मतलब होता है औपचारिक। और ऑप्शन सी इफेक्टिव यानी प्रभावी। ऑप्शन डी अफेक्टिव यानी भावनात्मक। तो जो यूनिट टेस्ट में जो अभिव्यक्ति होती हैं वो एक फॉर्मेटिव होती हैं, यानी क्या होता है उसके अंदर कुछ औपचारिकता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। अगला जो हमारा सवाल है 17, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड। विलंबित भाषा के विकास को क्या कहा जाता है? तो डिलेड लैंग्वेज का मतलब होता है विलंबित भाषा। तो ऑप्शन ए में होगा डिफिशियंसी, ऑप्शन बी में अफेसिया, ऑप्शन सी में डमनेस, ऑप्शन डी हैंडकेप। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अफेसिया। अगला जो हमारा सवाल है 18, दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, अब जो ये सवाल आ रहे हैं, ये जो सवाल बन रहे हैं वो सारे के सारे टीचिंग मेथड के ही बन रहे हैं, यानी शिक्षण विद्या का बन रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर ऐसे बहुत से जो ऑप्शन आ रहे हैं वो एक समान है, लेकिन हमें उन ऑप्शनों में से जो बिल्कुल सटीक ऑप्शन लगता है कि हाँ इस आंसर का यही, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तो वही हमारा आंसर बनेगा। तो अगला हमारा सवाल है 18, ए टीचर ऑफ क्लास 5, एक 5वीं कक्षा का अध्यापक इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, व्याकरण पढ़ाने की योजना बना रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट, इनमें से कौन सी बी ए गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर, इनमें से ग्रामर पढ़ाने के लिए उसके लिए कौन सी रणनीति अच्छी होगी? स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। ऑप्शन ए में देखिए गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से बच्चों को ग्रामर का अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी आस्किंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से पूछना, टू केयरफुली, सावधानी से, नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, यानी श्यामपट्ट के द्वारा जो रूल्स श्यामपट्ट पर लिखे हुए हैं उनको अपने हिसाब से वो नोट किए जाए। ऑप्शन सी गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल, यानी बच्चों को एग्जाम्पल के साथ में सभी नियमों की व्याख्या विस्तारित तरीके से बताना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स, बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि आप बाकी कोई चीज मत समझिए, आप सिर्फ नियमों को पढ़िए, उनको ही लिखिए। तो ऑप्शन सी इसके अंदर एकदम सही रणनीति वाला ऑप्शन माना जाता है, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जांपल्स, यानी बच्चों को नियमों के बारे में विस्तारित जानकारी देना, वो भी उदाहरण के साथ में। अगला जो हमारा सवाल है 19, ए फॉरेन नॉन मदर टंग, एक विदेशी भाषा या जो हमारी मातृभाषा
नहीं है। टीचर ऑफ्टन फेसेस, जो हमारी मातृभाषा नहीं है वो अध्यापक के सामने अध्यापक के समस्या लाती हैं। ऑफ ए क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स, जब कक्षा पूर्ण रूप से विद्यार्थियों से भरी हुई हो और अनमोटिवेटेड और उनको अप्रेरित की हुई होती हैं लर्नर्स, यानी जो सिखाने होते हैं सिखाने वाले वो बच्चों को अनमोटिवेट की शिक्षा देते हैं। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, ये किस प्रकार उसके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो कौन सा वो तरीका अपनाएं कि इस समस्या को दूर कर सके वो टीचर। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको, जो बाहर से जो टीचर आते हैं जिनको दूसरे विद्यालय के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है और उनको मातृभाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज उनको पता नहीं होती है। तो जब वो टीचर किसी क्लास के अंदर पहुंचे और सारे बच्चे को उनको लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ सिखाना पड़े या नॉलेज देना पड़े, तब उस टीचर के समक्ष कुछ समस्या जरूर उत्पन्न होती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में देखिए, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, यानी कुछ ऐसे उचित तरीके अपनाकर और रणनीति बनाकर कुछ ऐसे तरीकों को सीखा जाए ताकि उनके समक्ष क्लास में आने वाली चुनौतियों को वो पार पा सके। ऑप्शन बी, टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर who will address the class, एक ऐसे एकेडमिक व्यवस्थापक की मदद लेना जो की सारी कक्षाओं को अपने हिसाब से प्रस्तावित कर सकते। ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स who are unmotivated and taking a special class for them, यानी उनके लिए कुछ जो अप्रेरित विद्यार्थी हैं जो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं उनको अलग से किसी प्रकार से कक्षा के बारे में अलग से नॉलेज देना। ऑप्शन डी, encouraging learners to make their own time to the complete assignments, और अवस्थित जो जिन विद्यार्थियों का हौसला खत्म हो चुका है, जो सीखने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए उनको समय निकालकर उनका जो भी काम है पूर्ण करवाना। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। अब हमारा अगला जो सवाल है 20, वो है चॉम्स्की मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन, चॉम्स्की ने किन के मध्य अंतर को बताया। वर्ड्स एंड फ्रेज, शब्द और वाक्यांश के मध्य, ग्रामर एंड सेमेंटिक, व्याकरण और शब्दार्थ के बीच में, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक, वाक्य रचना या फिर शब्दार्थ के बीच में, या डी ऑप्शन सिंटैक्स एंड, यहाँ एंड होगा, सिंटैक्स एंड ग्रामर, या फिर रचना के आधार पर या फिर ग्रामर के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सिंटैक्स एंड सेमेंटिक, यानी वाक्य रचना और शब्दार्थ के बीच में चॉम्स्की ने अंतर बताया था। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो सवाल है 21, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिसनिंग, यानी सुनने के द्वारा। ऑप्शन बी स्पीकिंग, बोलने के द्वारा। ऑप्शन सी रीडिंग, यानी पढ़ाई के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी राइटिंग के द्वारा, यानी लिखने के द्वारा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए यानी लिसनिंग। जब तक हम किसी भाषा को सुनेंगे नहीं, जब तक हम किसी भाषा को
अच्छी तरीके से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा सीखने की शुरुआत की जो सबसे पहली इकाई है वो है सुनना। क्या है? सुनना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन? किस भारतीय सुधारक ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? तो ऐसे कौन से भारतीय सुधारक थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? तो इसमें देखिए ऑप्शन एम है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी राजा राम मोहन राय। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भारतीय विद्यालयों के अंदर, भारतीय स्कूलों के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन पूर्ण रूप से किया था। तो ये ऐसे पहले भारतीय सुधारक थे जिन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पर भी अंग्रेजी का अध्यापन होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE? CCE का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE का मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इनमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सा अधिग्रहण नहीं है? तो अब देखिए इसमें ऑप्शन ए में टू डेवलप कनेक्टिव साइक्लोमोड एंड अफेक्टिव स्किल, ये नहीं है। टू एम्फेसिस मेमोरलाइजेशन यानी स्मरण शक्ति पर जोर देना। सी टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस यानी उनके द्वारा की हुई प्रस्तुति की जो इच्छा है उनका रख रखाव करना। ऑप्शन डी टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग ए चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी। तो इन ऑप्शनों में से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी टू एम्फेसिस मेमोरलाइजेशन यानी हम किसी भी बच्चे की स्मरण शक्ति पर जोर देके उनको कोई भी चीज, किसी भी विषय वस्तु के बारे में नहीं सिखा सकते। तो ये जो ऑप्शन बी है वो CCE से रिलेटेड नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, भाषा अधिग्रहण का अर्थ क्या? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल हर CTET के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस सवाल को निश्चित रूप से याद रखिए, इसको समझिए। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स यानी भाषा अधिग्रहण का मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को बिल्कुल घुमा फिरा कर भी एग्जाम के अंदर दिया जाता है। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। नोइंग अबाउट ए लैंग्वेज यानी किसी भाषा के बारे में जानकारी रखना। An unconscious process that occurs when language is used in real conversation, जब वास्तविक बातचीत के दौरान किसी भाषा का आयोजन होता है या किसी भाषा को प्रोसेस किया जाता है तब वो एक अचेतन बन जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेतन। सी लर्निंग द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के नियमों के बारे में सीखना। डी फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, या किसी भाषा के सामान्य भाषा के बारे में सीखने के जो रास्ते होते हैं उसके बारे में जानकारी करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स का मतलब होता है an unconscious process that occurs when language is used in real conversation। तो ये ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब होता है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, एनसीएफ। अब एन का मतलब तो हो गया नेशनल, सी का मतलब होता है क्यूरिकुलम, और एफ का मतलब होता है फ्रेमवर्क। तो इसको हिंदी में बोलते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। और कौन से सन में बनाया गया था? 2005। कौन से सन में बनाया गया था? 2005। तो इससे शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएफ। क्या बोलते हैं? एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। और ये कब बनाया गया था? 2005 में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सवाल बना है, अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एट द इनिशियल stage of language for learning activities that create the child awareness of the world। 2005 के अनुसार जब हम किसी बच्चे के एक्टिविटी को किसी के सामने प्रकट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तब वह वर्ल्ड की कौन सी भाषा के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम कोई भी बच्चा है और उसकी एक्टिविटी या उसकी योजना को पूरी दुनिया के सामने अलग अलग भाषाओं के अंदर लोगों के सामने रखते हैं, तो वो कौन सी भाषा में मानी जाएगी। और ये सवाल किसके अनुसार बना है? एनसीएफ के अनुसार। तो हम इसका सही उत्तर ढूंढते हैं। इस सवाल को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना, ये भी सवाल काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, इंग्लिश। दुनिया की जो सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है वो अंग्रेजी भाषा मानी जाती है। फिर ऑप्शन बी, वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल भाषा, यानी स्थानीय भाषा जो उनकी मदर टंग मानी जाती है वो। ऑप्शन सी, सेकेंड लैंग्वेज, या जो दूसरी जो सेकेंड लैंग्वेज होती हैं वो, या फिर हिंदी, या फिर हिंदी के माध्यम से। तो हम सभी को पता है कि स्थानीय भाषा उस स्थान पर रहने वाले बच्चे और लोगों तक ही सीमित होती हैं। सेकेंड भाषा, अब सेकेंड भाषा वर्ल्ड की जो सेकेंड भाषा मानी जाती हैं वो इंग्लिश मानी जाती हैं। हिंदी अधिकतर लोकल क्षेत्रों में ही होती हैं, यहाँ तक कि भारत के अंदर होती हैं। लेकिन आजकल दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को बोला भी जाता है और वहाँ पर समझा भी जाता है। तो हमारा बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, यानी इंग्लिश भाषा। अंग्रेजी भाषा के अंदर हम किसी भी बच्चे की एक्टिविटी को किसी भी देश के लोगों के सामने या किसी भी जो आउट ऑफ कंट्री लोग होते हैं या आउट ऑफ एरिया जो लोग होते हैं उसकी एक्टिविटी को उनके सामने प्रकट कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एनसीएफ का एक नियम बना हुआ है। तो दोस्तों मित्रों, ये जो सवाल थे वो सीटेट 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सवालों को नोट कर सकते हो और इनको आप वापस रिपीट कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनमें से कम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कम से कम आप इनमें से 5 सवाल ऐसे याद कीजिए जो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही मददगार साबित होंगे। और क्वेश्चन नंबर 24
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल को आप बिल्कुल याद कीजिए और भाषा की जो महत्वपूर्ण इकाई है उसको भी समझिए। और आने वाले जितने भी मोटिवेशनल जो ट्यूशन होते हैं, जैसे हम किसी बुक के अंदर पढ़ते हैं या फिर हम किसी भाषा की दृष्टि से भी पढ़ते हैं, तो यहाँ तक हमारे पास में जो पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं या वोकैब से रिलेटेड होते हैं, वो सब सवाल हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। अब देखो, पैराग्राफ से संबंधित आप लोग जरूर, आपके मन के अंदर ये प्रश्न होगा कि आपने 25 सवाल बता दिए, अब इसके अंदर पैराग्राफ से संबंधित कोई सवाल था ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो शुरुआती हमारे जो सवाल थे, जो ग्रामर की दृष्टि से थे, वो अलग थे, लेकिन ग्रामर की दृष्टि के माध्यम से वो सवाल सारे के सारे पैराग्राफ से ही बने। जैसे एंटोनियम का सवाल था, सिनोनियम का सवाल था, ये सारे सारे पैराग्राफ में से ही उठे हुए सवाल थे। अब ये जो सवाल थे वो थे बिल्कुल टीएम के थे। किसके थे? टीएम। टीएम का मतलब होता है टीचिंग मेथड। तो हार्डली जब तक हम टीचिंग मेथड की भाषा को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम इन सवालों को अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाएंगे और इन सवालों का सटीक जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास में जो भी सीटेट की तैयारी के लिए जो भी सामग्री है या फिर जो भी आपके पास में पुस्तक हैं, नोट्स बने हुए हैं, जो भी आपके पास में मॉडल पेपर हैं, उनको आप बार बार पढ़िए, उनको हल करने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके आप सीटेट के सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए, ताकि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों ये जो हमने 25 सवाल पढ़े वो भी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब 25 सवालों के अलावा 5 सवाल और ऐसे हैं जो वास्तव में लीगल तरीके से इंग्लिश भाषा के लिए सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट सवालों को आप ध्यान में रखते हुए इन सवालों को भी हल करने की कोशिश कीजिए और इनका आंसर आप लगातार आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो हम उन 5 सवालों के बारे में और चर्चा करते हैं और वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये 5 जो सवाल हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है लगभग 2015 की जो सीटेट सितंबर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इनमें से 3 सवालों को पूछा गया था, रिपीट करके पूछा गया था। तो उसके हिसाब से भी ये 3 सवाल हैं इसके अंदर जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 सवाल हैं इनका सीटेट 2020 से क्या रिलेटेड है, यानी क्या संबंध है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम सीटेट के एग्जाम के अंदर वोकैब से संबंधित इंग्लिश वाले सवालों का जवाब देते हैं, तो उनमें कुछ वोकैब के ऐसे सवाल बनते हैं जो लीगल तरीके से हमारे आधार पर हमें हमारे लिए ही बनाए जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए इंग्लिश भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम उस पेपर के अंदर कुछ सवाल ऐसे देखते हैं, जैसे लेटर से संबंधित आ गया, साउंड से संबंधित आ गया, वोवल से संबंधित आ गया या कॉन्सोनेंट से संबंधित सवाल आ गए, तो उस समय भी हमारे लिए ये कंफ्यूजन बन जाता है। तो वो टीचिंग मेथड के साथ साथ में हमें वो मेथड भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम उन सभी सवालों का जवाब एक मध्याह्न भाषा के आधार पर, यानी जो तरीका हमने शुरुआती पढ़ाई में अपनाया उसी तरीके आधार पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को ध्यान में रखना है और वो ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। यानी हमें 100% ये श्योरिटी होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही डेफिनेटली यही होगा। तो इसी के आधार पर हम आपको उस 5 सवाल की ओर लेके चलते हैं जो 2000 सीटेट 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है वो है 25 सवाल हमने कर लिए हैं। अब हमारा अगला जो सवाल है 26। तो 26 में क्या है वो देखिए,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यानी सही शब्द के साथ में आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो अब इसमें देखिए हर रिएक्शन, अब रिएक्शन को आप जानते हैं, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी उसका जो हाव भाव होता है उसे बोलते हैं रिएक्शन। हर रिएक्शन टू हिज, उसकी प्रतिक्रिया उस पर, प्रपोजल वाज, उद्देश्य के साथ में थी, उसकी प्रतिक्रिया उद्देश्य के साथ में थी। शी रिजेक्टेड इट, उसने उसे नकार भी दिया। रिजेक्टेड का मतलब होता है नकार दिया, उसने इसे नकार दिया। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में देखिए इनवेटिबल, इनवेटिबल का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, अपर्याय तरीके से। वेटिमेंटली का मतलब होता है स्वार्थ समन से। फिर है सब्ट्यू वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होता है जब हम किसी प्रतिक्रिया के आधार पर हिंसा पर उतर आते हैं तो वो होता है वायलेंटली। ऑप्शन सी है क्लेवर एब्रप्टी, क्लेवर का मतलब जो व्यक्ति जो अपने लिहाज से बहुत ही होशियार होते हैं या चालाक होते हैं उसे बोलते हैं क्लेवर। और एब्रप्टली का मतलब होता है क्लेवरिटी का साथ देने वाला। ऑप्शन डी है सिंपैथिक एंग्रीली, सिंपैथिक का मतलब होता है सहानुभूति और एंग्रीली का मतलब होता है गुस्सा। तो इसमें इन दोनों में डी ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में सहानुभूति करता है तो वो अचानक उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता या उसके साथ में क्रोधित नहीं हो सकता। अब बात रही है हमारी इन तीनों ऑप्शनों की, डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल फ्री हो गया क्योंकि ये तो इसमें आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं क्लेवर। क्लेवर जो शब्द है वो रिएक्शन के साथ में कभी नहीं जुड़ता, आप 100% जोड़ के देख लेना, क्लेवर शब्द रिएक्शन के साथ में कभी नहीं जुड़ता। अब बात करते हैं वॉलेंटली, वॉलेंटली का मतलब होता है हिंसा पर आधारित, तो वो ना तो हिंसा पर थी और ना ही उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए इन्वेटिबल, ऑप्शन ए इसमें हमारा लीगल तरीके से सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 27। प्रिया आस्क्ड मी, प्रिया ने मुझसे पूछा, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, पास्ट टेंस की बात हो रही है। आप देखिए आस्क्ड, आस्क्ड में क्या होता है, हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब आस्क्ड भी बनता है, और जब हम प्रेजेंट से पास्ट में किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस समय भी आस्क्ड बनता है, वो पास्ट टेंस का हो गया। अब इसमें देखिए पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे रखी है, तो हमें उसके हिसाब से जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस बनता है उसके हिसाब से भी हमें उनको जोड़ना है, और जो हमारा पास्ट टेंस का जो लीगल सेंटेंस बनता है उसको भी हमें साथ में रख के इसको जोड़ना है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है वाई आर यू एंग्रीली, वाई आर यू एंग्रीली, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तो आ रहा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा, ये इसका जवाब नहीं होगा। दूसरा है वाई आई एम एंग्रीली, मैं क्यों क्रोधित हूँ, मैं क्यों क्रोधित हूँ। अब देखो यहाँ पर एम आया, बात किसकी हो रही है? पास्ट टेंस की, लेकिन एम यहाँ किस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो ये बी वाला ऑप्शन ये भी हट गया, ये भी नहीं रहेगा। अब है सी ऑप्शन, सी में देखिए वाई आई वॉज एंग्रीली, मैं क्यों क्रोधित था या मैं क्यों क्रोधित थी, तो ये बिल्कुल इसमें आ रहा है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, वाई वॉज आई एंग्रीली, मैं क्यों गुस्से में था। अब देखिए दोस्तों, ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, दोनों पास्ट का मिल रहे हैं, लेकिन हमें ग्रामर की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करते हुए, ग्रामर की दृष्टि से जो हमारा इन दोनों में से जो शुद्ध सेंटेंस है जिसको हम
डायरेक्ट की दृष्टि से भी मान सकते हैं, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में देखिए वाई, वाई के बाद में आई आया हुआ है, वाई के बाद में क्या है, आई, वाई आई वॉज एंग्रीली, तो इसका सही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है, प्रिया आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज एंग्रीली। प्रियान ने मुझसे पूछा कि मैं गुस्से में क्यों था। तो इस प्रकार से हमें हर सवाल के अंदर जो टेंस के सवाल होते हैं, जो इनडायरेक्ट के सवाल होते हैं, उनको अपने उन सेंटेंस के हिसाब से उनकी प्रतिक्रियात्मक जो भाषा होती हैं, जो वर्ब होती हैं, जो वर्ब की फॉर्म होती हैं, उनको जोड़ते हुए हमें उसको वाक्य को लीगल तरीके से पूर्ण करना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28। Which of the following is not a stage of learns? यानी इनमें से कौन सी अवस्था सीखने से संबंधित नहीं है। तो कौन सी अवस्था हो सकती है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है या आंसर आपको आ रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर भेजिए। तो इसमें देखिए जो सीखने की जो अवस्था है वो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। एक्यूजिशन, एक्यूजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। फिर है एक्सपर्टाइजेशन, यानी विद्वानवादी, जिसे हम विदुष बोलते हैं ना, विद्वान व्यक्ति। फिर सी है जनरलिजेशन, जनरलिजेशन का मतलब होता है ना सामान्य तरीके से। फिर है मेमोरिजेशन, मेमोरिजेशन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी सवाल सी टेट के एग्जाम के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर मेमोरिजेशन का ऑप्शन आता है, तो 100% आपका वही ऑप्शन उसमें सही होगा, मेमोरिजेशन का ही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब ये क्यों आया, यानी जो लर्निंग अवस्था है वो इसमें से कौन सी नहीं है। ये तीनों तो सपोर्टर होती हैं, ये तीनों सपोर्ट करती हैं सीखने में, ये तीनों सपोर्ट करती हैं। लेकिन जो मेमोरी होती है, मेमोरी का मतलब किसी बच्चे की जो स्मरण शक्ति होती है, तो वो किसी की सामान्य भी हो सकती है, तो किसी की हाई लेवल की भी हो सकती है, तो किसी की मध्यम लेवल की भी हो सकती है। तो जिसकी मेमोरी होती है उसकी मेमोरी के अंदर क्या है, जो टीचर हैं उस मेमोरी को बढ़ा तो नहीं सकता है, लेकिन उस मेमोरी के अंदर वो पावर मतलब डाल सकता है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट करके उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 29। अब जो 29 वाला जो सवाल है, विच फ्रॉम ऑफ इंग्लिश इज जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। सवाल वापस से रिपीट कर रहा हूँ, विच फ्रॉम ऑफ इंग्लिश इज जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। इनमें से सामान्य रूप से इनमें से किस भाषा को, किस अंग्रेजी भाषा को भारत में अपनाया गया है। इनमें से सामान्य रूप से किस अंग्रेजी भाषा को भारत में अपनाया गया है। तो बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 16वीं सदी के अंदर जो अंग्रेज लोग आए थे, जो ब्रिटेन से आए थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और धीरे धीरे भारत के अंदर उन्होंने अपनी जड़ें यहाँ पर मजबूत कर ली, और भारत के अंदर उन्होंने कम से कम 200 वर्ष तक शासन भी किया। तो जो अंग्रेजी भारत के अंदर पहुंची थी वो ब्रिटेन से पहुंची थी। कहाँ से पहुंची थी? ब्रिटेन से। धीरे धीरे भारत के अंदर ब्रिटेनी अंग्रेजी भाषा का उद्धार हुआ, और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा को सीखते गए। तो इसमें देखिए ऑप्शन है अमेरिकन, अमेरिकन अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन बी ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी फ्रेंच, फ्रेंच वाली भाषा। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी भाषा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी,
यानी ब्रिटिश के अंदर जो अंग्रेजी भाषा बोली गई है उसको भारत के अंदर भी अपनाया गया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 30। Children can best learn a language when they having। बच्चे कब सबसे अच्छी भाषा को सीख सकते हैं? किसके माध्यम से बच्चे हैं वो भाषा को सरल बना के उनको सीख सकते हैं? चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न। बच्चे कब अच्छा सीख सकते हैं ए लैंग्वेज, एक भाषा को, व्हेन दे हैविंग, जब वे कर रहे होते हैं। तो किसके माध्यम से वो भाषा को अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं? तो सबसे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है ए गुड टेक्स्ट बुक, उनके पास में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हो तब। ऑप्शन बी में ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, या उनके पास में एक उचित भाषा सिखाने वाला अध्यापक हो। ऑप्शन सी इनहेबिटेशन, यानी आदतन, या उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें डाली जाए जो कि भाषा को सरलता से सीख पाए। ऑप्शन डी मोटिवेशन, या उसको मोटिवेशन करने के माध्यम से वो भाषा को अच्छी तरीके से सीख जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोटिवेशन, ऑप्शन डी। हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि भाषा, जो बच्चा भाषा अगर रुचि है तो भाषा को वो मोटिवेशन के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है, और मोटिवेशन का काम कर सकता है वो है टीचर। तो एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको सीटेट 2020 के अंदर ऐसा सवाल मिले और उस सवाल के ऑप्शन में आपको मोटिवेशन मिले, ध्यान में रखना कौन सा वर्ड मिले, मोटिवेशन वर्ड मिले आपको, तो आपको 100% वही आंसर सही करके आना है। और 100% उन सवालों के अंदर, मोटिवेशनल ऑप्शन वाले सवालों के अंदर हमेशा मोटिवेशनल आंसर है वो सही होता है। ये बिल्कुल एकदम 100% सत्य बात है। आप पिछले कुछ सीटेट के पेपरों के अंदर आप खुद उन पेपरों को मिलान कर लीजिए, और जो भी मोटिवेशन के जो भी सवाल आ रखे हैं और मोटिवेशन के जो भी वहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वो 100% वही ऑप्शन उसमें सही होता है।